एलिमेंट्स को किस तरह से हम डिटेक्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। हम किसी सैंपल के अंदर एक कंपाउंड जो कि हमें सैंपल एज अ सैंपल दिया गया है, उसके अंदर कौन सा एलिमेंट मौजूद है या नहीं है, उस एलिमेंट को डिटेक्ट किस तरह से करेंगे। सो मुख्तलिफ एक दो टेस्ट को हम यहां पर जिक्र करेंगे। फॉर एग्जांपल, पहला डिटेक्शन किस चीज का है? कार्बन का। फॉर द डिटेक्शन ऑफ कार्बन हमको सैंपल दिया गया और हमसे पूछा गया कि इस सैंपल के अंदर, यहां पर ये सैंपल हमारे साथ पड़ा हुआ है, इस सैंपल के अंदर चेक कर लो कार्बन इसके अंदर मौजूद है या नहीं। अब एक बात तो यहां पर वो वाज़ेह कर लो, यहां पर दिया गया है कि डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देख लो ऐसा ही है ना। अच्छा, तो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड सैंपल जो आपको मिल रहा है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिल रहा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर सैंपल मिल रहा है तो ये तो वाज़ेह सी बात है, अंधे को भी पता होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन ही तो होता है। कार्बन के कंपाउंड्स को, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो अगर आपको दिया गया कि ये एक सैंपल है ऑर्गेनिक कंपाउंड का और इसमें मालूम कर लो कि कार्बन है या नहीं, तो फटाफट उसी वक्त बता सकते हो तुम कि कार्बन तो इसके अंदर होगा ही, ऑर्गेनिक कंपाउंड है यार। वो एक बंदे से वो यहां पर ये टेस्ट जो हम कर रहे हैं, ये टेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं कि इस सैंपल के अंदर कार्बन है या नहीं, नहीं है तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है। ठीक है। अच्छा, इसके टेस्ट के लिए ये हम कुछ इस तरह सा एक अपैरेटस बना लेंगे। इस सैंपल को हम एक ट्यूब के अंदर कॉपर ऑक्साइड और इस सैंपल को वो मिक्स कर देंगे। ठीक है। अच्छा, फिर इस ट्यूब को बंद करके सील करके इससे एक ट्यूब यहां पर एक बीकर के अंदर वो एंटर कर लेंगे और इस बीकर के अंदर यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम डाल देंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये जो कंपाउंड हमें दिया गया है इसको हम हीट दे देंगे ताकि इसकी कंबस्शन हो जाए। अब हमें पता है कि हीट कंबस्शन की वजह से पैदा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर सैंपल ऑर्गेनिक हो तब उससे कार्बन डाइऑक्साइड फिर पैदा होगा। ठीक है। अच्छा, अब कार्बन डाइऑक्साइड जब पैदा होगा तो सीधा इस ट्यूब में आकर यहां पर आ जाएगा। यहां पर उसका इंतजार कर रहा है उसका बाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जब भी कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलता है तो इसका कलर वो मिल्की हो जाता है, दूध की तरह हो जाता है। ठीक है। इसका मतलब वो सैंपल जो आपको दिया गया है कॉपर ऑक्साइड के साथ मिक्स करके यहां पर डाल दिया, उसकी कंबस्शन कर ली, हीट उसको दे दिया। हीट देने के बाद अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रंग मिल्की हो गया तो इसका मतलब इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया है। कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया है तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आएगा? यहां से आएगा, यहां से आ रहा है। रास्ता सिर्फ यही है, बाहर से पूरी तरह से हर चीज सील हो गई है। तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, मतलब यहां से कार्बन आ रहा है। कार्बन यहां से आ रहा है तो कार्बन इसमें मौजूद है, बात वाज़ेह होगी। अच्छा, द सेकंड टेस्ट इज व्हाट? हाइड्रोजन, फॉर द डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन। वो भी सिंपल सी बात है, कुछ इस तरह का ही अपैरेटस है। इस तरह का ट्यूब में ले लो सैंपल को, यहां पर सैंपल को ट्यूब में ले लो, ट्यूब को कर दो सील, उससे एक डिलीवरी ट्यूब वो एक बीकर तक पहुंचा दो, उसको भी कर लो सील, और उसके अंदर कॉपर सल्फेट वो डाल दो। ठीक है। अब इस चीज को जरा ध्यान से देख लेना, कंसेप्ट क्लियर कर लेना अपना। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट नहीं, कॉपर सल्फेट, CuSO4, कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट जब एनहाइड्रियस होता है, खुश्क होता है, जिस तरह के आज की ये हवा है ऐसे खुश्क हो, इसके अंदर वाटर H2O वो मौजूद नहीं हो, इसको हम कहते हैं एनहाइड्रियस कॉपर सल्फेट। तो इसका कलर वाइट होता है, और जब इसके साथ पानी मिल जाता है, कॉपर सल्फेट .5H2O वाटर मिल जाता है,
अब इसको हम हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट कहेंगे और हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है। ठीक है, अच्छा जनाब, अब यहां पर हम जो डालेंगे बीकर के अंदर वो एनहाइड्रियस कॉपर सल्फेट, मतलब व्हाइट कलर का कॉपर सल्फेट होगा, व्हाइट कलर का। इस जगह पर जो सैंपल हम डाल रहे हैं उस सैंपल को हीट कर लो। अच्छा, अब हीट करने के बाद यहां पर देखो, अगर ये व्हाइट कलर ब्लू में कन्वर्ट हो गया, यहां पर था व्हाइट से ब्लू में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब इसके साथ क्या हुआ है, पानी जुड़ गया है। ये एनहाइड्रियस अब नहीं है, ये हाइड्रेटेड हो चुका है, इसके साथ वो पानी मिल गया है, पानी मिल गया है, H2O मिल गया है। तो H2O कहां से आ रहा है, बाहर के किले के बाहर के सारे दरवाजे बंद है, एक ही दरवाजा खुला हुआ है जो वजीर के कमरे से आ रहा है। वो किस्सा सुना है ना। तो ये सारा केल कमाल, ये सारा जुर्म इस वजीर के अंदर है। तो अच्छा, H2O वो मिल गया, तो H2O कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, सैंपल से आ रहा है, सैंपल से H2O आ रहा है। H मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आ रहा है, तो सैंपल के अंदर हाइड्रोजन वो मौजूद है। और अगर ये ब्लू ना हुआ तो फिर हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, क्योंकि वाटर नहीं बन रहा, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद है। कंबस्टन हीट जब वो एब्जॉर्ब करेगा उससे वो वाटर वेपर जरूर बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो ये टेस्ट हुआ हाइड्रोजन एलिमेंट का, यहां तक क्लियर होगा। अच्छा, अब जो 3 एलिमेंट्स टेस्ट करने जा रहे हैं हम, वो एक है नाइट्रोजन, सल्फर और तीसरा है वो हेलोजेंस। नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजेंस। अब इनको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमको तैयार करना होगा लाज़ाइन्स सॉल्यूशन। अब ये किस चीज का नाम है, जायकादार होगा या नहीं, यही सोच रहे हो, तो खाने की चीज नहीं है ये। ठीक है, ये है लाज़ाइन सॉल्यूशन, सोडियम का एक्सट्रैक्ट। किस तरह से, इस तरह से, जो सैंपल आपको दिया जा रहा है, सैंपल कि इसमें चेक कर दो कि नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन ये मौजूद है या नहीं, वही सैंपल को उठाकर सोडियम के साथ मिलाकर इसका मिक्सचर बनाकर इसको हम हीट कर देंगे। इतना हीट कि ये रेड हॉट, बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाए, रेड हॉट। ठीक है, अच्छा, अब वो सैंपल और सोडियम को हम रेड हॉट तक बहुत ही ज्यादा गर्म कर चुके हैं। इसी चीज को अब हम डाल देंगे एक चाइना डिश के अंदर डिस्टिल वाटर में। यहां पर है वाटर, डिस्टिल वाटर। इस वाटर के अंदर यही मिक्सचर वो हम डाल देंगे और फिर से इसको बॉईल कर देंगे। अच्छा, अब ये मिक्सचर फिर से बॉईल हो गया। बॉईल होने के बाद, वाटर के अंदर बॉईल होने के बाद, इसको हम फिल्टर से पास कर देंगे। फिल्टर से जब ये पास होगा तो यहां पर कुछ फिल्ट्रेट रह जाएगा। ये फिल्ट्रेट जो रह गया फिल्टर के ऊपर, इसी फिल्ट्रेट को हम कहते हैं लाज़ाइन्स सॉल्यूशन। ये लाज़ाइन्स सॉल्यूशन है, वो मौजूद है, वो हम लाज़ाइन्स सॉल्यूशन को इस्तेमाल करते हुए मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ फिल्टर के ऊपर जो बच रहा है फिल्ट्रेट, वो ही लाज़ाइन्स सॉल्यूशन है, जो कि ऑब्वियसली मिक्सचर है सोडियम का और उसी सैंपल का बस। अच्छा, अब फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को मैं मालूम करना चाहता हूं, तो इसी लाज़ाइन को उठाकर, इसी लाज़ाइन्स का कुछ हिस्सा उठाकर, लाज़ाइन क्या है, सैंपल प्लस सोडियम, इस लाज़ाइन से कुछ हिस्सा उठाकर, कुछ इस हिस्सा इसलिए कह रहा हूं कि बाकी भी तो टेस्ट करने हैं ना, सल्फर, हेलोजन, उसके लिए कुछ तो छोड़ना होगा। सारे का सारा नाइट्रोजन पे चिक कर दिया तो उसके लिए फिर अलग से बनाओगे, वो अलग एक मसला हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा लाज़ाइन्स वो उठाकर, मान लो यहां पर हमने वो लाज़ाइन्स वो रख लिया, ठीक है, ये है लाज़ाइन। इसके अंदर पहले हम डाल देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर डाल देंगे फीरियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड
और फीरियम सल्फेट कुछ मिलीमीटर्स के हिसाब से कुछ कतरे वो हम इसमें डाल देंगे और फिर इसको कर देंगे बॉयल। अच्छा, इसके बॉयल होने के बाद नेक्स्ट स्टेप इस ही में जिसमें हम फीरियम सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी डाल चुके हैं, इसके अंदर अब हम डाल देंगे फीरियम क्लोराइड और बहुत सारा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, फीरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सल्फ्यूरिक एसिड होता है यहाँ पर लेबोरेटरीज में जब हम करते हैं ये टेस्ट। सल्फ्यूरिक एसिड और फीरियम क्लोराइड वो इसमें डाल दिए। जब फीरियम क्लोराइड और H2SO4 को ऐड कर दिया गया इसके अंदर, अब यहां पर बनेगा प्रूशियन ब्लू। कब बनेगा? तब बनेगा जब इसमें नाइट्रोजन मौजूद हो। अगर नाइट्रोजन मौजूद ना हो तो प्रूशियन ब्लू नहीं बनेगा। प्रूशियन ब्लू क्या है? Fe4FeCN6 एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, होल 3। इसको हम कहते हैं प्रूशियन ब्लू। एक प्रेसिपिटेट है, पीपीटी की शक्ल में नीचे बैठ जाता है। अच्छा, ये प्रूशियन ब्लू जो है इसमें आपको नजर आ रहा है साइनाइड। साइनाइड के अंदर नाइट्रोजन मौजूद है, तो अगर प्रूशियन ब्लू बन गया तो मतलब नाइट्रोजन मौजूद है, इसलिए प्रूशियन ब्लू बन गया। और अगर नाइट्रोजन ना हो तो ये कॉम्प्लेक्स प्रूशियन ब्लू ये बनने वाला नहीं है। तो ये अगर नहीं बना तो मतलब नाइट्रोजन मौजूद नहीं है। क्लियर है नाइट्रोजन का टेस्ट? अच्छा, अब टेस्ट कर लेते हैं अपने सल्फर बाई की। सल्फर का कोरोना टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, कोरोना टेस्ट नहीं, डिटेक्शन कर लेते हैं। इसका डिटेक्शन सैंपल में मौजूद है या नहीं। अच्छा, फिर से थोड़ा सा लजाइन उठा लो। सैंपल यहां से बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए। सैंपल और सोडियम का मिक्सचर वो लजाइन है, इस तरीके से जो हम तैयार कर चुके हैं। उसी को उठा लिया, उसी को एक टब में डाल दिया लजाइन को, और उसके अंदर एसिटिक एसिड CH3COOH और लेड एसीटेट CH3COOPB ये डाल दिया। ठीक है, अब एसिटिक एसिड और लिड एसीटेट जब हम डाल देते हैं तो इस प्लम्बम, इस लिड का, प्लम्बम लैटिनिक नेम है और लिड वो इंग्लिश नेम है। इस प्लम्बम, इस लिड का इस सल्फर के साथ बहुत अच्छा दोस्ताना याराना है। ये इसका बहुत अच्छा और करीबी दोस्त है। तो अगर इसमें यहां पर सल्फर होगा तो पीबी उसको देख लेगा। जिस तरह एक मुसाफिर किसी दूर दराज इलाके में, किसी दूर दराज मुल्क में अपना एक नेटिव कंट्री वाला एक दोस्त देख लेता है, तो जिस खुशी के साथ उसके पास वो दौड़ता है, इसी तरह ये प्लम्बम इस सल्फर के पास दौड़ आता है अगर सल्फर मौजूद हो तब। तो ये पीबी इस सल्फर के गले लग जाता है। बहुत दिनों बाद मिल चुके हैं, जाहिरी बात है। तो जब ये प्लम्बम सल्फर के साथ इसके गले लग जाता है तो ये बना लेता है प्लम्बम सल्फाइड, और इनकी दोस्ती वो बहुत काली है, इसीलिए ब्लैक प्रेसिपिटेट बना रहा है। बात समझ में आ रही है मेरी? मतलब अगर सल्फर मौजूद हो तो पीबी सल्फर के साथ मिलकर PbS एक प्रेसिपिटेट है, पीपीटी है, ये बनाएगा। पीपीटी जाहिर बात है नीचे की तरफ बैठता है, तो नीचे की तरफ जब एक पीपीटी बैठ जाएगी उसका कलर हम चेक कर देंगे। उसका कलर अगर ब्लैक होगा तो ब्लैक पीपीटी प्लम्बम सल्फाइड ही होता है यहां पर। तो इसका मतलब ब्लैक पीपीटी है, इसका मतलब प्लम्बम सल्फाइड बन गया है। प्लम्बम सल्फाइड बन गया है तो इसका मतलब इसमें सल्फर मौजूद था, इसीलिए प्लम्बम सल्फाइड वो बन गया है। ये भी क्लियर होगा। ये हुआ हमारे सल्फर साहब का टेस्ट। अब कर लेते हैं अपने हेलोजेंस बाइयो को जरा टेस्ट। वो कर लेंगे हम क्या, लजाइन को कर लेंगे हम अगवा, और लजाइन के साथ मिला लेंगे नाइट्रिक एसिड HNO3 और कर लेंगे इनको बॉयल। उठा लिया लजाइन के कुछ हिस्से को, मिला लिया नाइट्रिक एसिड उसके साथ और कर लिया हमने इनको बॉयल।
बॉयल होने के बाद फिर से हम इनको कूल कर देंगे, बॉयल होने के बाद कूल कर देंगे। उसके बाद जब ये कूल हो गया तो इस मिक्सचर के साथ कूल होने के बाद हम इसमें डाल देंगे सिल्वर नाइट्रेट HNO3, सिल्वर नाइट्रेट। तो अगर इनमें, अच्छा ये 3 हेलोजेंस के लिए ये टेस्ट होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। तो जब सिल्वर नाइट्रेट हम इसमें डाल देते हैं तो ये सिल्वर जाकर, अब इस सिल्वर की दोस्ती इन तीनों दोस्तों के साथ है, करीबी दोस्ती, क्लोरीन के साथ भी, ब्रोमीन के साथ भी, आयोडीन के साथ भी, लेकिन हर एक के साथ अपने तरस का गप रखता है ये। तो जब सिल्वर नाइट्रेट चला जाता है इस मिक्सचर के अंदर, यहां से सिल्वर जाकर या तो क्लोरीन के साथ मिलता है AgCl जो कि एक PPT है, या ब्रोमीन के साथ मिल जाता है AgBr वो भी PPT है, या आयोडीन के साथ मिल जाता है AgI वो भी PPT है। तो 3 किस्म के PPT हमारे साथ बन सकती है जैसे ही हम सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 इस मिक्सचर में डाल देते हैं, बशर्ते कि ये 3 हेलोजेंस उसमें मौजूद हो, तब ये PPT बन सकते हैं। अब इस PPT का कलर है वाइट, इसका है हल्का सा येलो, और इसका है डीप येलो, गहरा जर्द, ये हल्का जर्द है और ये वाइट है। तो इसका मतलब जैसे ही आप सिल्वर नाइट्रेट इस मिक्सचर में डालोगे, व्हाइट PPT बन गई तो सिल्वर क्लोराइड बन गया, सिल्वर क्लोराइड बन गया तो मतलब क्लोरीन मौजूद था सैंपल के अंदर। अगर PPT हल्का सा जर्द कलर का होगा, हल्का जर्द पेल येलो कलर का होगा, तो इसका मतलब सिल्वर ब्रोमाइड बन गया, ब्रोमाइड बन गया मतलब ब्रोमीन मौजूद था, ब्रोमीन कंफर्म हो गया। और अगर वो PPT गहरे जर्द कलर का था, डीप येलो था, तो इसका मतलब सिल्वर आयोडाइड बन गया है, सिल्वर आयोडाइड बन गया है, इसका मतलब वहां पर आयोडीन ये सब जी मौजूद थे वहां पर, तभी सिल्वर जाकर उसके गले लग गया था। क्लियर है यहां पर? अच्छा, एक पॉइंट आपके बुक में है, यहां पर MCQs में आ सकता है, नोट कर लो इसको। इसको फर्दर और भी वेरीफाई करने के लिए हम इसको मिला लेते हैं NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में, ठीक है। तो इनमें ये जो AgCl है ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में फुल सॉल्युबल है, अच्छी तरह से इसमें वो हल हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड जो है ये इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में थोड़े कम एक्सटेंट लेवल पर हल होता है, मतलब जितना सोडियम क्लोराइड हल होता है उतना हल सिल्वर ब्रोमाइड नहीं, उससे थोड़ा सा कम हल हो सकता है, इसकी सॉल्युबिलिटी इससे कम है। और AgI इसमें बिल्कुल ही इनसॉल्युबल है, मतलब इनकी सॉल्युबिलिटी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर वो इस तरह से है, इसकी सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी, इसके इससे कम सॉल्युबिलिटी, लेकिन सॉल्युबल है, और ये तो इनसॉल्युबल है। इससे हम वेरीफाई कर भी सकते हैं और अच्छी तरह से कि ये जो PPT बन रही है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर आयोडाइड है भी या नहीं। बात समझ में आ रही है? ऑक्सीजन का जो तरीका दिया गया है बुक के अंदर, तो कोई डायरेक्ट टेस्ट नहीं है जिस तरह से इन एलिमेंट्स का था ऑक्सीजन के लिए, ऐसे कोई डायरेक्ट तरीका वो मौजूद नहीं है। वो किस तरह से हम करेंगे? इस तरह से भी कर सकते हैं ऑक्सीजन के लिए, जो ये हमने किया, वाटर वेपर्स बना लिए। वाटर वेपर्स अगर बन गई तो इसका मतलब ऑक्सीजन भी मौजूद है, इसीलिए वाटर वेपर बन रही है। कॉपर सल्फेट का ये जो ड्रामा स्केच मैंने डिजाइन किया है यहाँ पर ना, यही चीज हम ऑक्सीजन के लिए भी कर सकते हैं। वाटर वेपर्स अगर बन गई, कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड हो गया, ब्लू हो गया, तो मतलब ऑक्सीजन मौजूद है, इसीलिए वाटर बन रहा है। सिर्फ हाइड्रोजन से वाटर नहीं बनता, जाहिर बात है। और मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप के मुख्तलिफ टेस्ट हैं, वो भी हम कर सकते हैं। अब जिन फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर ऑक्सीजन मौजूद हो, फॉर एग्जांपल एक दो नाम बताओ। हाँ, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल के अंदर OH ऑक्सीजन मौजूद है। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ऑक्सीजन मौजूद है। कीटोन C+O ऑक्सीजन मौजूद है। एल्डिहाइड CHO ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है। तो ऐसे जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन मौजूद हो, हर एक फंक्शनल ग्रुप का उसको टेस्ट करने के लिए अपना एक अलग टेस्ट है, उसको डिटेक्ट करने के लिए।
तो फिर हम वो टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर उन टेस्ट से एक भी फंक्शनल ग्रुप निकल आया कि हाँ इसमें ये फंक्शनल ग्रुप, फॉर एग्जांपल मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट हमने कर लिया और वो पॉजिटिव आ गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप वो मौजूद है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन मौजूद है क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन ही है। और तीसरा जो हम पढ़ भी चुके हैं और आगे भी आने वाला है वो है कंबस्टन एनालिसिस। कंबस्टन एनालिसिस से हम पता लगा सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो बाकी रह गया है वो ऑक्सीजन ही है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ पर कोई दिक्कत अगर हो पढ़ लो इसको कंसेप्चुअली, देख लो, कहीं पर भी क्वेश्चन हो तो कर सकते हो। शाबाश।